वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2025 जो चल रहा है उसके 11 और 12 अगस्त के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन रिपीट भी करने वाले हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर एग्जाम देने से पहले देख लें। आज का जो प्रश्न है हमारा, लाई हरोबा त्यौहार की नृत्यगाना को क्या कहते थे? तो दोस्तों यह कहा जाता था माईबी। यह आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाएगा और रिपीट करता है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा, माईबी कहा जाता है। और यह मणिपुर का लोक नृत्य है, पारंपरिक धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं और क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने डैश में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, तो यह 1815 में किए थे, यह आपको याद रखना है। और राजा राम मोहन राय से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों आप इसे पढ़ के जाएंगे क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, 2025 में भारत में औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो यह है 72.48, ये आपको याद रखना है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और महिलाएं का ये बोला जाए तो 74.13 है और पुरुष का है 70.95, ये आपको याद रखना आंकड़ा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट कर भी सकते हैं और पुरुष और महिला के बारे में भी पूछा जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग का नाम क्या था? तो इसका नाम था दीवाने अर्ज, ये आप याद रखिएगा, दीवाने अर्ज नाम था। अलाउद्दीन खिलजी के समय सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। इस विभाग का मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन और हथियारों की व्यवस्था करना था। खिलजी ने मंगोल आक्रमणों से निपटने के लिए एक बड़ी अस्थायी सेना बनाई और सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर का निर्माण किया। ये भी आपको याद रखना है, गैरिसन शहर का निर्माण कौन करवाए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी जी। हमारा अगला प्रश्न है, और ये सारे के सारे प्रश्न रिपीट भी किए जाएंगे दोस्तों, इसलिए इन प्रश्नों को आप याद रखेंगे। और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और एग्जाम देने से पहले सारे पूछे गए प्रश्नों को देख कर नहीं जाएं क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट भी किया जाता है। अपना पहला धर्म उपदेश गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर दिया था? तो यह दिया गया था सारनाथ वाराणसी में। दोस्तों गौतम बुद्ध से भी रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए इनसे जितने भी प्रश्न बन रहे हैं आप एक बार जरूर देख कर जाएंगे। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1 जुलाई 1843 को। दोस्तों जैसा कि आपको सभी को पता है कि इससे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पूछा गया था, अब इस बार बैंक ऑफ मद्रास का पूछा गया है। तो और एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा का पूछा गया, यानी बैंक से स्थापना से रिलेटेड प्रश्न काफ़ी बन रहे हैं। और यहाँ पे बैंक ऑफ बंगाल का है 1809 और बैंक ऑफ बम्बई का 1840, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या रहे थे? तो दोस्तों यह प्रभाव रहा था 1857 की क्रांति में के कई नकारात्मक प्रभाव हुए थे, जिसमें से ब्रिटिश सरकार द्वारा दमनकारी नीतियां, फूट डालो और राज करो की नीति का बढ़ना और भारतीयों के प्रति अंग्रेजों का अविश्वास, जिससे सामाजिक और राजनीतिक संबंधों में तनाव बढ़ गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो किया गया था 12 जून 1905 को महाराष्ट्र के पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। ये क्वेश्चन इससे आपको एक बार और पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न, एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त का वर्णन उसके पिता ने किस कारण से उसे राजा चुना था? तो यह इसलिए चुना गया था क्योंकि एरन अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त को उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने उसकी अद्वितीय योग्यता, वीरता और गुणों के कारण अपना उत्तराधिकारी चुना था, इसलिए। हमारा अगला प्रश्न जो है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जी के राजनीतिक गुरु थे। और महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जैसे चंपारण सत्याग्रह, दांडी यात्रा, गोलमेज सम्मेलन, ये सारे प्रश्नों को आप देख लेंगे। इनमें से कौन सा नृत्य एक जनजातीय नृत्य है? तो गुसादी जो है एक जनजातीय नृत्य है, ये आप याद रखेंगे। उसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, चारों में से ये गुसादी जो है पारंपरिक जनजातीय नृत्य है, जो मुख्य रूप से तेलंगाना की गोंड जनजाति के लोग करते हैं। यह नृत्य विशेष रूप से दीपावली पर्व के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है।
UDAI का पूर्ण रूप क्या है? तो UDAI का पूर्ण रूप है उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, और यह योजना शुरू किया गया था 5 नवंबर 2015 के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इसलिए इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न जो पूछा गया था, जनवरी 2025 में नीति आयोग की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? तो वह है, रिपोर्ट के अनुसार जो है, वित्तीय वर्ष 2023 के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर उड़ीसा जो है शीर्ष पे रहा था। ये आपको याद रखना है, और ये आपको याद रखना है 2023 के अनुसार है यह रिपोर्ट। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा था? तो यह रहा था, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक पर केरल जो है प्रथम स्थान पर रहा था। ये भी आपको याद रखना है, और ये सारे के सारे प्रश्न पूछा गया है, और पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है दोस्तों, क्योंकि दोबारा जो है यह क्वेश्चन रिपीट करता है, तो इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न रिपीट करता है। भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो यह है झारखंड में। यह आपको याद रखना है, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये भी प्रमुख स्थान पे है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क वायुदाब का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण होता है थार मरुस्थल का प्रभाव। इसी कारण वहाँ का वायु जो है, वायुदाब शुष्क हो जाता है। हमारा जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह था, भारत के किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? तो ये नेपाल से लगने वाली 5 राज्य की सीमा है, वो आप याद रखिएगा। जैसे पहला उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। इसी तरह आपको बांग्लादेश से याद रखनी है, चीन से याद रखनी है, पाकिस्तान से याद रखनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा रहा है और ये ट्रेंड बना दिया गया है। तो पड़ोसी देशों के जो सटने वाले राज्य हैं उन्हें आप याद रखिएगा। 6G इंडिया समिट का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य होता है, 6G इंडिया समिट का लक्ष्य भारत को 2030 तक 6G तकनीक में वैश्विक नेतृत्व वाला देश बनाना है, यह लक्ष्य है। हमारा अगला प्रश्न है, पाचन से संबंधित मस्तिष्क रोग कौन सा है? तो यह है हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी और चिड़चिड़ा, आंत्र सिंड्रोम और क्रोहन रोग और अल्सरेटिव और कोलाइटिस, ये सभी रोग जो है यह मस्तिष्क से संबंधित रोग है, इसे आप याद रखेंगे। और जो अगला प्रश्न पूछा गया था, R सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, N मतलब जो है यह समूह का नाम क्या है? तो इस समूह का नाम है साइनो समूह, ये आप याद रखिएगा। क्या नाम है? साइनो समूह, और इसे नाइट्राइल समूह भी कहा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर में डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो यह टूल का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करने के लिए कंट्रोल पैनल का उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला पूछा गया प्रश्न था, कंप्यूटर से रिलेटेड लैन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। मुख्य कार्य एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटरों और डिवाइसों को जोड़कर डेटा और संसाधन जैसे प्रिंटर, फाइलें, एप्लीकेशन साझा करना, यह लैन का फुल कार्य होता है। और हमारा अगला प्रश्न पूछा गया था, WHO, WIPO और WTO का 2025 का त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, यह आपको याद रखना है। और इसका मुख्य उद्देश्य था वैश्विक स्वास्थ्य, नवाचार और व्यापार के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, कंबोडिया और थाईलैंड ने अपने संघर्ष के संबंध में किस UNA संस्था में अपील की थी? तो यह अपील किया गया था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपील किया गया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह था, यूक्रेन इजराइल के मध्य 2025 के संघर्ष का क्या कारण था? तो इसका
कारण था फरवरी 2025 में इजरायल ने रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता की पुष्टि करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासंघ के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था। यह कारण था। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया था का सी 295 सैन्य अभ्यास के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था गुजरात के बड़ोदरा में। ये आपको याद रखना है। कहाँ किया गया था? गुजरात के बड़ोदरा में किया गया था। इसका उद्घाटन 28 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। ये आप याद रखिएगा क्योंकि यह भी क्वेश्चन आपको हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्पेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पेड्रो सांचेज। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस लैंडिंग शिप को संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? तो वह है भारतीय नौसेना के लैंडिंग शिप INS गुलदार को देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल रीफ बनाने के लिए सौंपा गया है। ये आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन भी आपको हो सकता है रिपीट करने वाला है। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, AI ऑन ट्रायल इन 2025 पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखा गया था सुजीत कुमार और मोहम्मद तौसिक आलम द्वारा, और यह पुस्तक का प्रकाशन जो किया गया था ओकेब्रिज प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। और इस पुस्तक का औपचारिक विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति जो जगदीश धनखड़ द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखना है। और यह पुस्तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा प्रस्तुत नैतिक, कानूनी और सामाजिक चुनौतियों का विश्लेषण करती है। यह भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, 2025 का 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था बिहार राज्य में आयोजित किया गया था। ये आपको याद रखना है। और कौन सा था? 2025 में जो खेलो इंडिया गेम हो रहा था यूथ गेम, वह 7वां संस्करण था। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। और एक बार जो टॉपिक उठाया जाता है एग्जाम में, वह प्रश्न आपको उसका पूरा निचोड़ रख दिया जाता है। कब हुआ, 7वां खेल कब हुआ, यूथ गेम कहाँ हुआ, ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इनसे जितने भी हमारे द्वारा जो डिटेल दिया गया है, ये आप एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे। यह आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 तक चला और इसके मैच 5 प्रमुख शहरों में पटना, राजगीर, गया और भागलपुर, बेगूसराय में हुए थे। कुछ विशेष प्रतियोगिताएं जैसे जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ये आपको याद रखना है। कौन कौन सा प्रतियोगिता जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? वो जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और शुभंकर जो था, ये आपको याद रखना है। इसका शुभंकर था गज सिम्हा था, और जो हाथी की ताकत और शेर के साहस का प्रतीक है। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, भारत के संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन करता है? तो वह भाग है भाग 12, जो केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों का वर्णन करता है, जो अनुच्छेद 268 से 293 है। ये भी आपको याद रखना है। भाग 12 जो है अनुच्छेद 268 से 293 तक है और वित्तीय मामले से संबंधित है। वही संविधान के जो 11 है भाग 11 अनुच्छेद 256 से 263 केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, 97वें संविधान संशोधन द्वारा सरकारी समितियों से संबंधित कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो वह भाग था 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसके तहत अनुच्छेद 19 का सबक्लास 1 का सबक्लास C में संशोधित कर नागरिक और सहकारिक समिति बनाने का मौलिक अधिकार दिया गया। और भाग
9 का बी जोड़ा गया, ये आपको याद रखना है। क्या जोड़ा गया था? 9 का बी, जिसमें अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक सरकारी समितियों के प्रावधान हैं। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, भारतीयों को बजट पर सवाल पूछने का अधिकार किस विधानसभा चुनाव में दिया गया था? दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह हो सकता है दोबारा भी पूछा जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1892, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भी कहा जाता है, ने ब्रिटिश भारत में विधान परिषदों के आकार को बढ़ाया और सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। यह इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का बात। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, अनुच्छेद 243 एक्ट के अनुसार भारत में पंचायत के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो वह न्यूनतम आयु जो था वह 21 वर्ष निर्धारित किया गया था और यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 9 में आता है, ये भी आपको याद रखना है। और पंचायत के सदस्य होने की योग्यता और अयोग्यता का उल्लेख भाग 9 में ही है, ये भी आपको याद रखना है। और हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, INS तवस्या क्या है? तो यह भारतीय नौसेना का एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित फ्रिगेट है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और यह प्रोजेक्ट 1133.6 का दूसरा जहाज है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्व होने वाले हैं, क्योंकि यह प्रश्न रिपीट भी करने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत मॉक ड्रिल कितने जिलों में किए गए थे? तो ये आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन भी दोबारा पूछा जाएगा और ये डेट आपको याद रखना है। 7 मई 2025 को देश भर में 244 सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जिलों में यह ड्रिल लागू किया गया था, ये आपको याद रखना है। कितने? 244। और कब किया गया था? 7 मई 2025 को। हमारा अगला प्रश्न जो है, IKEA किस देश की कंपनी है? तो यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसकी स्थापना स्वीडन में हुई थी, ये आपको याद रखना है। भारतीय प्रस्तावना में अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, माध्यम से जोड़ा गया था। इस संशोधन को अक्सर मिनी संविधान भी कहा जाता है और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं दोस्तों, इसलिए इसे आप फिर से याद रखेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट कर सकता है। और हमारा अगला प्रश्न है, नरम दल ने किस प्रकार स्वतंत्रता की मांग की थी? तो यह मांग किया गया था जो संवैधानिक और शांतियुत तरीकों से की थी, जैसे प्रार्थना पत्र, निवेदन, प्रस्ताव पारित करना, ब्रिटिश संसद में अपील करना और प्रेस और लेखन के माध्यम से जन जागरण करने के किया गया था। दोस्तों इतने ही प्रश्न हमारे पास आए थे जो कि 11 और 12 अगस्त को पूछे गए थे और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में दोबारा भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हो सके तो आप एग्ज़ाम देने से पहले इन वीडियो को ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में रिपीटेड प्रश्न एक भी पूछा जाए या 2 भी पूछा जाए तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप सही करके आएंगे तो आपके मेरिट लिस्ट में नाम आने के ज़्यादा चांस हो सकते हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के, इसलिए इन प्रश्नों को आप ज़रूर से ज़रूर देख कर ही एग्ज़ाम देने जाएं। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले शिफ्टों के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।